ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी में। हम चर्चा कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर नीरू लगातार बनी हुई है हमारे साथ और हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। डॉक्टर नीरू, अगर बात की जाए रीजंस की, कुछ हमने पहले चर्चा की थी ब्रेक के पहले, और कौन कौन सी वजह है इनफर्टिलिटी की? ट्यूबल फैक्टर, कई बार ट्यूब्स बंद होती हैं, ट्यूब सिकड़ी हुई होती हैं। एंडोमेट्रियोसिस, पेरिटोनियल फैक्टर होता है। मेल फैक्टर, कीटाणु ना बनना, कीटाणु कम होना, कीटाणु का घूमना नहीं है। अंडेदानी में प्रॉब्लम, पीसीओडी, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा परसेंटेज पाई गई है। पहले पीसीओडी इतना कॉमन नहीं था, बट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द वेट, ओबेसिटी, थायराइड, इन्हीं प्रॉब्लम के कारण पीसीओडी भी बहुत कॉमन हो गया है। दीज आर द फैक्टर्स। तो कई इसके रीज़न है और मेरे ख्याल से लड़कियां डर भी जाएंगी ये तमाम बातें सुन करके, क्योंकि सुनने मतलब वैसे भी लड़कियां काफ़ी डरी हुई होती हैं। इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है, और उसके बाद आप जिस तरह से रीज़न बता रही हैं, अगर बात की जाए कि क्या इसका इलाज है, वो कौन कौन सी विधि है जिससे इसे दूर किया जा सकता है, अगर स्टेज वाइज चलें कि सबसे पहले किसका नंबर आता है, फिर किसका आता है और लास्ट कहाँ तक है, तो वो क्या है? नहीं, हम टेस्टिंग मेल और फीमेल दोनों में इकट्ठा करते हैं, आदमी में भी औरत में भी। आदमी में सिंपल हम एक टेस्ट कराएंगे, सीमन एनालिसिस, जिससे हमें पता चलेगा कि कीटाणु कम है, बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। औरत में हम हार्मोन टेस्ट करेंगे, थायराइड, प्रोलैक्टिन्स। अगर ओवरी अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे पीसीओडी आ रहा है तो उसके हार्मोन टेस्ट करेंगे। हार्मोन टेस्टिंग का इलाज बहुत संभव है, ऐसा नहीं है कि ओवरी में सिस्ट है तो ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन तो लास्ट मोमेंट पे होएगा, दवाइयों से बहुत ज़्यादा इलाज हो जाएगा। अंडा नहीं बनता है पीसीओडी में कई बार, तो हमें दवाई देनी पड़ती है। दवाई से नहीं बनता तो इंजेक्शंस देनी पड़ती हैं। फिर हम ट्यूब्स चेक करते हैं, कई बार ट्यूब बंद होती है तो ट्यूब के लिए भी ऑपरेशन करके ट्यूब खुल जाती है, लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस भी लेप्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट हो जाता है। सर्वाइकल फैक्टर, कई बार सर्विक्स के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कीटाणु को जाने ही नहीं देती हैं। इस केसेस में हमें आईयूआई करना पड़ता है। आईयूआई इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आदमी का पानी लेके, स्टीमन लेके हम औरत के अंदर डाल देते हैं, जो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। एंड लास्ट ऑप्शन आप सबको पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, विच इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट। आईवीएफ ईटी और इक्सी इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट। आईवीएफ क्या पहली बार में ही सफल रहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार में सफल होता है। ये मिथ है कि आईवीएफ करा लिया तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार आईवीएफ में इंडिया में कहीं भी 40% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो आप दोबारा कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं। आजकल फ्रीजिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, हम उन सब एग्स को बनते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल वही फ्रीज करे हुए एग्स डाल देते हैं, सो दैट एक बार नहीं तो दूसरी बार, नहीं तो तीसरी बार तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी ना। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 3 बार की आईवीएफ में हो जाती है। क्या आईवीएफ के लिए भी कोई एज लिमिट होती है? मतलब 37-38 से अगर ज़्यादा 35 से कम रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इवन दो आईवीएफ हम करते हैं 47 की एज तक, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर 35 से कम हो। 40 से नीचे भी कम है, बट आफ्टर 40 रिजल्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। फिर हमको ओवम डोनेशन के केसेस देखने पड़ते हैं। ओवरी के लिए एग्स नहीं बनते हैं, एग डोनेशन के लिए लेना पड़ता है, ओवम डोनेशन केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके उतना ही पहल करनी चाहिए। हालांकि 35 की एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि उसके पहले ही अगर गर्भ धारण कर सके तो अच्छा है। डॉक्टर, कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें मिसकैरेज हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही। अगर आपने कंसीव किया है, मिसकैरेज हो गया, क्या इस कंडीशन में जिस लेडी को मिसकैरेज हुआ है, नेक्स्ट टाइम कंसीव करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है? नहीं, कंसीव करने की कम नहीं होती, बट हमें पूरी टेस्टिंग करनी होती है। 3 महीने का गैप रखना होता है। इन 3 महीने में हम फॉलिक एसिड खिलाते हैं औरत को, सारे टेस्टिंग करते हैं, कोई थायराइड की, होमोसिस्टिन की कोई और प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी हो जाती है। आजकल ये बहुत केसेस हो गए हैं, 1 अबॉर्शन, 2 अबॉर्शन, 3 अबॉर्शन, उसी वजह से सारे टेस्ट करके तभी अगली प्रेगनेंसी करते हैं। अगर पीओएफ की बात करें, क्या ये कम उम्र की लड़कियों में भी हो सकता है? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत कॉमन हो गया आजकल। यही हम एएमएच से देखते हैं। एएमएच 2 से 4 के बीच होता है। एएमएच हमें 2 से कम, इवन 1 से कम आजकल 22-23 साल की औरतों में भी बहुत कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं करो। जो पहले था कि शादी हुई, बच्चे कर लिए, बहुत अच्छा था।
30 साल तक तो बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, 35 बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बट 30 इयर्स तक आप भी सजेस्ट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रही है कि जल्दी पहले होता था कि बस शादी किया फिर बच्चे हो गए, वो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। पहले करियर बनाना होता है लड़कियों को, पढ़ाई करनी है, इनफैक्ट पढ़ाई करते करते 23-24 साल की उम्र हो जाती है। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं 26-27 बहुत कॉमन हो गया है आजकल शादी की एज। तो 30 साल तक तो प्लान करना चाहिए ना, 35 तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो डॉक्टर हमारी यही सजेस्ट कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हालांकि 30 साल तक की फिर भी छूट दे रही है डॉक्टर की 30 इयर्स इनफ है। 30 इयर्स के बाद आप कम से कम बेबी प्लान करना शुरू कर दें। अगर इन सभी टेस्ट की बात की जाए या आईवीएफ की अगर बात की जाए, खर्च कितना आता है इसमें? आईवीएफ में कितना खर्च आता है? आईवीएफ में एक बार में दवाइयाँ मिला के 1 लाख तक खर्च हो जाता है। हर सेंटर का फ़र्क होता है, 1-1.25 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। 1 से 1.5 लाख तक। और अगर फर्स्ट साइकिल जो है उसमें नहीं हुआ तो फिर जब सेकेंड या थर्ड में भी खर्चा तो सेम ही रहता है? नहीं, सेकेंड या थर्ड में कम हो जाता है। सब जगह अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ लोग कहते हैं आप 2 सिस्टम का पे करो, कुछ होता है हम एग फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीजिंग करी होती है तो दूसरी बार खर्चा बहुत कम हो जाता है। और अगर 2 का आपने एक साथ पे कर दिया है तो फर्स्ट में ही अगर कंसीव कर लिया या अगर चांसेस हैं बेबी के दिन? नहीं, वो हम ऐसे करते हैं, बहुत कम खर्चा, 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा लेते हैं पहली बार में ही, कि अगर आप इतना पे करो, 1 लाख पे करते हो तो आपको एक बार में नहीं होता तो दूसरे साइकिल हम चार्ज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि डबल चार्ज करते हैं। एक मिथ ये भी है डॉक्टर कि अगर आपको सिजेरियन हुआ है फर्स्ट बेबी तो सेकंड बेबी अगर आप करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, या सिजेरियन के बाद इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं? सिजेरियन का इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एट ऑल। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, सिजेरियन का भी कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही ये जेनेटिक बीमारी भी नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो उन महिलाओं को या लड़कियों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिनकी माँ ने शायद आईवीएफ, हालांकि बहुत पहले तो आईवीएफ टेक्निक होती ही नहीं थी, ये अभी ही शायद 10-15 साल हुए हैं। पहले अगर आदमी के कीटाणु नहीं होते थे, एजोस्पर्मिया होता था, तो हम बाहर से कीटाणु लेके आईयूआई कर देते थे। बट अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम बायोप्सी लेके देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कीटाणु नहीं बन रहे हैं, बट अगर हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पर्म बन रहे हैं, टीसा पीसा। तो वो कीटाणु लेके इवन एक भी कीटाणु बनता है तो हम इक्सी के द्वारा आईवीएफ से हस्बैंड के स्पर्म से बच्चे कर सकते हैं। तो अब हमें बाहर से कीटाणु लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हस्बैंड अपने खुद के कीटाणु से बच्चे पैदा कर सकता है आईवीएफ की तकनीक से। अच्छा, अगर बात एक्सरसाइज की जाए, योग की जाए, प्राणायाम की जाए, तो इससे महिलाएं कितना स्वस्थ रहती हैं और इसका कितना असर पड़ता है? इसका बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज एंजाइटी, टेंशन, फैमिली में आसपास का ताने देना, बच्चे नहीं हो रहे, सास का कहना बच्चे नहीं हो रहा, इससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो अगर ये सब चीज़ें अपनाए जाएँ तो काफ़ी हद तक रोल मिलता है। पीसीओडी, हार्मोनल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को अगर कुछ सलाह देना चाहें, खास करके खान पान को लेके, जंक फूड बहुत ज़्यादा आजकल लड़कियां ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जितने भी फास्ट फूड है वो सभी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। सिर्फ लड़कियों की क्या बात करें, हर कोई ही फास्ट फूड और जंक फूड की ओर भाग रहा है। इन्हीं जंक फूड से ही हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ ज़्यादा होएगी, थायराइड ज़्यादा होएगी। इंडियन खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, जल पियो, पानी पियो, नॉर्मल खाना खाओ, नॉर्मल स्लीप लो, नो टेंशन, बेबी तो हो ही जाएगा। अगर एज ठीक है तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, तो हीमोग्लोबिन ठीक रखना है, हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर होना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नॉट कि जंक फूड खाना है। अच्छा, बार बार डॉक्टर थायराइड की बात कर रही हैं, वो लेडीज़ या वो लड़कियां जो शादी के पहले ही थायराइड से जूझ रही हैं, वो शादी के बाद कैसे कंसीव कर सकती हैं, या उनकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है क्या वो बढ़ सकती है? थायराइड का इलाज बहुत आसान है, एक छोटी सी गोली सुबह खानी है और नॉर्मल। अगर थायराइड नॉर्मल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पहले देखना ज़रूरी है कि थायराइड एबनॉर्मल तो नहीं है। इसीलिए आजकल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है। प्रेगनेंसी होने से पहले हर कपल जाके टेस्ट करवाता है, मुझे कोई थायराइड की, कोई एनीमिया की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। हर चीज़ का इलाज संभव है। तो ये प्रिकॉशंस आप पहले ले सकते हैं जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं, उसके पहले जिस तरह से डॉक्टर ने बताया तमाम टेस्ट करके आप पहले ही प्रिकॉशन के साथ रह सकते हैं। और अगर फिर भी इनफर्टिलिटी है और किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी तमाम तरह के टेस्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ इलाज भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरू स्टूडियो में आने के लिए, हमारे इतने सवालों का जवाब देने के लिए और इतना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नारी में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।